मैंने अपनी किताब में भी लिखा है और ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया है कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं। ओके। ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। ओके। हमारे समाज में एक्चुअल लोगों की वाकई में जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटती हैं। ओके। सो आई ऑलवेज से दैट ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। हम्म। तो ये जो प्लॉट्स हैं ये मैं क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बहुत सतर्क हूँ, ओके। तो मैं 2-3 प्लॉट्स को मिला के कहानियां बनाती हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो कौन सी कहानी ने मुझे इंस्पायर किया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो चेंजिंग ओरिएंटेशन है लोगों की, LGBTQ है या सेम सेक्स कपल्स हैं, और उसके अलावा जो स्टॉकर्स हैं जो एकदम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं आपसे, साइकिक। वो बहुत डरावनी चीज थी। उसने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस और इंस्पायर किया कि मैं ये कहानी लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि उसमें एक मैसेज भी था। बहुत सारे केसेस में स्टॉकिंग में वो लोग हार्म भी पहुंचाते हैं, तो जानना जरूरी था कि स्टॉकिंग है क्या। इट्स अ साइकाइट्रिक प्रॉब्लम। तो वो कहानी कहने में मुझे सबसे ज्यादा मजा भी आया और सबसे ज्यादा डर भी लगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम मिलते हैं इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज से। और आज की पर्सनालिटी बहुत ही खास है। एक डॉक्टर, गायनिक, अ मल्टी टैलेंटेड ऑथर, स्पीकर, स्पोक्स पर्सन ऑफ अ नेशनल पार्टी एंड व्हाट मोर। आइए जानते हैं डॉक्टर निमी रस्तोगी जी से। मैम, वेलकम टू माय शो। नमस्ते भरत, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ऑल वेल मैम। A doctor who tells stories, ये right. कैसे स्टार्ट हुआ? इसके पीछे की क्या स्टोरी है? इसके पीछे की स्टोरी ये है कि बहुत सालों से डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हुए जो मेरे अनुभव हुए, उनको मैंने ढाला पहले एक ब्लॉग में। और जब ब्लॉग में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो फिर मैंने किताबें लिखी। और फिर उसके बाद मुझे लगा मुझे अपने मुंह से, अपनी मुंह जुबानी ये कहानियां सुनानी चाहिए। तो फिर मैंने वीडियो ब्लॉग बनाया, जिसे द डॉक्टर हु टेल स्टोरीज। सो लाइफ इज गुड एट द मोमेंट। ओके, ग्रेट। तो मैम, किस स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? देखिए, जैसे कि मैंने अपनी किताब में भी लिखा है और ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया है कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं। ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। हमारे समाज में एक्चुअल लोगों की वाकई में जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटती हैं। सो आई ऑलवेज से दैट ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो ये जो प्लॉट्स हैं ये मैं क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बहुत सतर्क हूँ, तो मैं 2-3 प्लॉट्स को मिला के कहानियां बनाती हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो कौन सी कहानी ने मुझे इंस्पायर किया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो चेंजिंग ओरिएंटेशन है लोगों की, LGBTQ है या सेम सेक्स कपल्स हैं, और उसके अलावा जो स्टॉकर्स हैं जो एकदम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं आपसे, वो बहुत डरावनी चीज थी। उसने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस और इंस्पायर किया कि मैं ये कहानी लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि उसमें एक मैसेज भी था। बहुत सारे केसेस में स्टॉकिंग में वो लोग हार्म भी पहुंचाते हैं, तो जानना जरूरी था कि स्टॉकिंग है क्या। इट्स अ साइकाइट्रिक प्रॉब्लम। तो वो कहानी कहने में मुझे सबसे ज्यादा मजा भी आया और सबसे ज्यादा डर भी लगा। ओह, डर का है का मैम? सच बोलने में डर? नो 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 नो, वो कहानी एक्चुअली, वो सीक्रेट ये है कि वो स्टॉकर जो है मुझे ही स्टॉक करते थे, एंड शी वाज अ सेम सेक्स स्टॉकर। सो एक लेस्बियन स्टॉकर जिसने एक बार रात में अकेला मुझे क्लिनिक में देख के मुझे लॉक कर दिया था। तो वो कहानी जब आप पढ़ेंगे, द ग्रेयर साइड ऑफ लव, आपको भी डर लगेगा। वो डबल डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि सेम सेक्स जो भी ज्यादा सुनने में नहीं आता, अनयूजुअल है, बहुत रेयर है ये फिनोमिनन, क्योंकि ज्यादातर स्टॉकर्स मेल होते हैं। लेकिन यहाँ मैं भी चौंक गई थी जब ऐसा कुछ हुआ था। Maybe it's because of your personality as well. No, no, not really. No, no, no. It's
आपका ओरिएंटेशन एक चीज है, दूसरा आपके इनहेरेंट साइकाइट्रिक इश्यूज जो आपके हैं, आपको लगता है एक दूसरा सामने वाला मुझे पसंद करता है, जो कि होता नहीं है। सो वो डिल्यूजनल होते हैं, उनको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो ये सारी चीजें कॉमनली पता नहीं होती है लोगों को नहीं। तो मैंने बहुत हिम्मत करके उसको आगे लाने की कोशिश की है, एंड आई एम वेरी हैप्पी पीपल आर अप्रिशिएटिंग दिस। एंड इट्स आई गेस अ गुड junction, or like social work can say social work, maybe it will be helpful for others as well. राइट क्योंकि कहानियां सेंसेशनलाइज करने के लिए नहीं सुनाई जाती हैं। कहानियों में कुछ तो सीख पढ़ होनी चाहिए, कुछ तो मैसेज होना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। बिल्कुल मैम, यू आर अ सक्सेसफुल गायनेक एज वेल। तो आपकी ये डॉक्टर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बचपन से ही पता था कि डॉक्टर बनना है और व्हाट? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक्चुअली, आपको पता है हमारे देश में क्या होता है, स्कूल के बाद ही आप ज्वाइन कर लेते हो एमबीबीएस, कंपेटिटिव एग्जाम होता है। बाहर के देशों में तो जब आप 25-26 साल के होते हो या 30 साल के होते हो तब आप डिसाइड करते हो ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन मैं 12th क्लास में थी और पढ़ने में ठीक ठाक थी, बट बिल्कुल सीरियस नहीं थी, एंड आई वांटेड टू बिकम फैंसी, लाइक फैशन डिजाइनर, लाइक एयर स्टूवर्डेस। तो my mother used to scold me. Then my father used to smoke. तो एक दिन उन्होंने जो बुला के कहा, तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है कि नहीं करना है? तो I said, well, आप मुझे बताओ, आप भी तो मेरी बात नहीं मानते हो, मैं आपको कितने सालों से कह रही हूँ कि सिगरेट मत पीजिए, मम्मी भी परेशान रहती हैं। तो कहते चलो शर्त लगी, तुम मेडिकल एंट्रेंस को पहली बार में क्लियर करके दिखाओ, अगर हो गया तो मैं उसी दिन सिगरेट छोड़ दूंगा। मैंने सोचा वो मजाक कर रहे हैं, उन्होंने सोचा मैं मजाक कर रही हूँ। हम दोनों एक्चुअली कर रहे थे, बिकॉज हम दोनों को यकीन नहीं था कि हम ऐसे कर पाएंगे। मैं काफी लाडली थी अपने पेरेंट्स की, और मैंने एग्जाम दिया, थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ली और वो एग्जाम क्लियर हो गया। मुझे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में एडमिशन मिल गया। एंड देन माय फादर सैट इन फ्रंट ऑफ मी लाइक यू आर सिटिंग, एंड ही सेड, आज मैं अपनी आखिरी सिगरेट पी रहा हूँ। वो उन्होंने उसकी बात नहीं पी और मैं फंस गई MBBS में। But a successful one as well. Challenge yourself. It's a very interesting profession. Yeah. तो अगर इसी में कंटिन्यू करें तो आज के 30s 40s के लोग सबसे कॉमन हेल्थ में से क्या कर रहे हैं? Very bad lifestyle. Extremely bad lifestyle. Sedentary life. Screen time ज्यादा है. Processed food ज्यादा खाते हैं. Exercise नहीं करते. हर चीज like बहुत जल्दी चाहते हैं. चाहिए. पेशेंस की कमी है. हाँ, पेशेंस की कमी तो हो गई है, इतने सारे एप्स हैं, सो अब ये कल्टिवेटेड रिस्पॉन्स हो गया है। तो थोड़ा ये है कि एक्टिव लाइफ हमारे जमाने में ज्यादा होती थी, बिकॉज ज्यादा मीन्स नहीं होते थे, और खाने का भी ये था कि बाहर खाने के ऑप्शंस नहीं थे, तो आपको ले दे के घर का ही खाना पड़ता था, which is good and healthy, which is very very good। और स्क्रीन भी नहीं था, टेलीविजन भी बिल्कुल 2-3 घंटे तक ही आया, एक लिमिट में होता था, अदरवाइज वो माता पिता के चाटे तो थे। हाँ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना जल्दी आती थी आपके ऊपर। ये नहीं कि मम्मी आपके कपड़े धो रही हैं या कोई आपके लिए आयरन कर रहा है, हमें सिखाया जाता था अपना काम खुद करो, इंडिपेंडेंट रहना। तो बस वही था, दैट वाज हेल्दियर। ग्रेट मैम, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कौन सी ज्यादा इग्नोर की जाती है आजकल? फिजिकल हेल्थ ज्यादा इग्नोर की जाती है, मेंटल हेल्थ उसकी वजह से इग्नोर हो जाती है। ओके। मेंटल हेल्थ एक्चुअली कुछ लोग होते हैं जिनको जेनेटिकली माँ बाप से ट्रांसफर होते हैं कुछ ऐसे जीन्स जिससे उनको ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी होता है, बट ये बहुत स्मॉल परसेंटेज है। लेकिन जिस तरह से हम अपनी जिंदगी जीते हैं, हमेशा फास्ट ट्रैक में, टाइप ए पर्सनैलिटी, कंपटीशन में रहते हैं, जॉब, पढ़ाई, इन सब का इतना स्ट्रेस रहता है, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट हमको हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर देता है। तो आप फिजिकल हेल्थ ठीक करिए, एटीट्यूड ठीक करिए, मेंटल हेल्थ आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी। एक कोई ऐसी डेली हैबिट कौन सी हो सकती है जो सब इग्नोर करते हैं बट इट इज हेल्पफुल? मुझे लगता है कि अगर आप जल्दी उठते हैं, 6, 6:30, 7 बजे तक उठते हैं, तो आपका दिन इतना प्रोडक्टिव हो जाता है, बिकॉज वो शुरू के 2 घंटे हैं, उसमें आप अपनी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आप ब्रीदिंग, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो कि पूरे दिन आपको टाइम नहीं मिलेगा और माहौल भी ऐसा नहीं होगा। तो जल्दी उठ जाइए और एक आधे घंटे का या 45 मिनट्स का अपना एक रूटीन पर्सनल रखिए, जो आपके लिए फायदेमंद होगा।
मैम आजकल एक वर्ड बहुत फेमस है, हार्मोन्स। उन्हें सिंपल वर्ड्स में कैसे समझाया जाए कि कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे मूड, एनर्जी और इवन रिलेशनशिप्स को? सो हार्मोन का क्या है भरत कि बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जो ग्लैंड्स से निकलते हैं। हाँ जी। और 12-15 हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड सुना होगा, पिट्यूटरी सुना होगा, ओवरीज है, टेस्टिकल्स है। ये सारी ग्लैंड्स हैं, इनके जरिए हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, ये सब हार्मोन्स हैं। तो ये सब बॉडी के फंक्शंस को मैनेज करते हैं। लाइक जैसे आप खाना खाते हैं, उसको पचाने के लिए आपको ऑफ कोर्स डाइजेस्टिव जूसेस तो चाहिए, लेकिन कुछ हार्मोन्स भी चाहिए ताकि वो मेटाबोलाइज होके वो प्रोसेस होके आपको एसेंशियल न्यूट्रिशन दे। साथ में अंडे का बनना है या स्पर्म की हेल्थ है, ये सब हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। आप रात में किस वक्त सो रहे हैं, नींद कैसी आ रही है आपको, ये सब हार्मोन पे डिपेंड करता है। मूड आपका, हैप्पीनेस हार्मोन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये सब हार्मोन्स से गवर्नड होते हैं। तो बहुत छोटी सी मात्रा में ऐसे केमिकल्स हैं जो बाहर से आप ले तो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपकी बॉडी में ही बनते हैं। जब उनका बैलेंस खराब हो जाता है तब आपके शरीर में बीमारियां, डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। तो ये मेन एंड वुमेन में हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल बहुत कॉमन चीज हो गई है। व्हाई दिस इज हैपनिंग राइट नाउ? लाइफस्टाइल, ओके, टाइम से ना सोना, प्रोसेस फूड खाना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें आपके ग्लैंड्स पर असर डालती हैं। और उससे हार्मोन्स या तो कम हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं। दोनों ही सूरत हाल में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इन्हें नेचुरल वे में ठीक करने की कोई टिप्स, कोई 3 टिप्स अगर आप बता सकें? ओके, सो योगा मैंने देखा है कि बहुत अच्छे से असर डालता है, क्योंकि अलग अलग हार्मोन्स के लिए अलग अलग आसन है उसमें। अच्छा। फॉर इंस्टेंस थायराइड ग्लैंड यहाँ है, तो जो आसन करते हैं जिसमें चिन आपके चेस्ट को लग रही है, उससे थायराइड एक्टिवेट होता है। उसी तरह से पैंक्रियाज है, कुछ आसन ऐसे हैं जो पैंक्रियाज को, लिवर को स्टिमुलेट करते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं। तो योगा एक अच्छा तरीका है। दूसरा, अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई और स्ट्रेस हार्मोन्स तो ज्यादा नहीं है। तीसरा, ऑफ कोर्स डाइट, और ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, तो जितना ऑर्गेनिक आप खाएंगे उतना आपकी ग्लैंड्स हेल्दी रहेंगी। प्लास्टिक का यूज इतना ज्यादा हो गया है कि वो मिट्टी में ही मिल गया है, तो वहां से जो उपज होती है जिसको हम खाते हैं उसी में प्लास्टिक है, दूध में भी माइक्रो प्लास्टिक है। तो वही एक चीज है जो मुझे काफी डरावनी लगती है आने वाले समय में, बट हेल्दी रहा जा सकता है। इट्स अ सिंपल टिप्स जो रेडिली अवेलेबल है। व्हाट यू आर सेइंग, योगा बहुत आजकल बहुत ट्रेंड में है, किया जा सकता है। एंड डाइट, लाइफस्टाइल, आई गेस ये सब हमारे हाथ में ही है, राइट, फॉलो नहीं किया जाता। या वेट पे ध्यान रखना चाहिए शुरुआत से ना। मुझे ऐसा लगता है कि वेट को घटाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वेट को बढ़ने ही ना दिया जाए, ये किया जा सकता है। तो अपने बच्चों को एक्टिव रहना सिखाइए। बैठ के मैगी खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, वेरी वेरी बैड। तो आप बच्चों को टीवी टाइम ऑफ करके बाहर अब उनके साथ खेलिए, जाइए। तो ये मतलब मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बट ये बहुत बेसिक बात है। नहीं, ये ज्ञान नहीं है, इट्स अ नॉलेज, क्योंकि आप डे टू डे यही देखते हैं अपने पेशेंट्स से, आप सुनते हैं और फिर वही प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं और आप उसका पहले ही सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये आपने अभी, मैंने एक पेरेंटिंग कोच का इंटरव्यू किया, तो उसमें उनके पास क्वेश्चन आते हैं रेगुलर पेरेंट्स के कि बच्चों को स्क्रीन कैसे छुड़ाएं, और उन्होंने कहा कि बाहर ले जाएं। सिंपल बाहर ले जाओ, स्क्रीन टाइम अपने आप कम हो जाए। आपको पता है, मेरे पास एक पेशेंट आई और उनके बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ था। 3-3.5 साल या उससे भी कम की एज थी, और वो बहुत ज्यादा परेशान थी। तो हमने सिंपल, पीडियाट्रिशियंस और हमने मिलकर सिंपल ये करा कि इनका स्क्रीन टाइम बंद कर दो, क्योंकि बच्चों का जो मानसिक विकास हो रहा है, जो न्यूरोनल सर्किट्स बन रहे हैं इनपुट से, कि बाहर हवा चल रही है, उसका टेम्परेचर क्या है, या खुशबू आ रही है, या टच करके फुटबॉल को टच कर रहे हैं, तो इससे बच्चों की जो न्यूरोनल सर्किट्स हैं वही ब्लॉक हो गए थे। बिकॉज सारे टाइम वो फोन पे बच्चा देख के खाना खा रहा है, फोन पे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऑटिज्म जैसी चीज 6 महीने, साल में बिल्कुल ठीक हो गई वो बच्ची, जस्ट बिकॉज उसका टीवी और फोन टाइम बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि
बच्चों को ज्यादा टीवी या फोन ना दिया जाए। ग्रेट मैम, कपल्स काउंसलिंग के साथ हार्मोन चेकअप भी जरूरी होना चाहिए आजकल? कपल काउंसलिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं? सो हमारे पास क्या होता है, प्री मैरिटल एंड प्री कंसेप्शन के लिए लड़का लड़की दोनों आते हैं। प्री मैरिटल इज अ वंडरफुल आइडिया कि भाई आप चेक कर लेंगे आपके पार्टनर में किसी तरह की कोई इन्फेक्टिव या जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। थैलेसीमिया, अगर दोनों लोगों को थैलेसीमिया कैरियर है तो बच्चा तो थैलेसीमिया होते ही वो खत्म हो जाएगा। ब्लड ग्रुप है कि आपका नेगेटिव, हस्बैंड का पॉजिटिव या पार्टनर का पॉजिटिव है कि नहीं। तो कुछ बेसिक टेस्ट हैं और कुछ सिलेक्टिव टेस्ट हैं जो ऑन डिमांड ही हम करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, HIV, VDRL, सिफिलिस, सेक्सुअल हेल्थ के लिए। लेकिन हाँ, बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि ये नहीं कि रिश्ता टूट जाए, ये कि रिश्ता और मजबूत हो जाए। It's better to take precautions, I guess, है ना, rather than regret later. Right. और उसमें हम काउंसलिंग भी देते हैं कि जैसे कई बार when you are a first timer with sexual activity, तो हम ये भी कहते हैं कि भाई this is not the end of all. आपको क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताना है, उनकी नीड्स को, आदतों को, नेचर को समझना है, दूसरे का सपोर्ट करना है, उनको रिडिक्यूल या मजाक में उनका ऐसे नहीं करना है, उनका ईगो हर्ट नहीं करना है। तो थोड़ा बहुत हम इस लिहाज से भी काउंसलिंग करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारी इनपुट को लोग पॉजिटिवली एम्ब्रेस करते हैं और वो रिलेशनशिप अच्छी चलती है। तो ये क्या अर्बन, अभी मेट्रोज में इतनी एजुकेशन है लेकिन अभी भी उस तरह के टैबू आते हैं जो बात करने से घबराते हैं एंड ऑल दैट? देखिए, कॉन्फिडेंस तो हर एक इंसान का अलग अलग होता है। अंडर कॉन्फिडेंट लड़कियां और लड़के दोनों होते हैं। वो एक सोशल इशू है, उसमें डॉक्टर का कुछ वो नहीं होता। बट मिसकंसेप्शंस की बात आप कर रहे हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। लेकिन अभी भी कुछ घर ऐसे हैं जो मेंस्ट्रुअल पीरियड में लड़कियों को किचन में नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि आप अशुद्ध हो, राइट। कुछ लोग ऐसे हैं जो डिलीवरी के बाद माँ को 6 हफ्ते तक, 42 दिन तक सूरज की रोशनी नहीं देखने देते। अब विटामिन डी उसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो बच्चे को दूध पिला रही है। ऐसे ही बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी ओल्डर जनरेशन को भी समझना चाहिए कि ये नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, पूरी प्रकृति इन पे टिकी हुई है, स्पेशली जो वुमेन है इसकी फिजियोलॉजी पर। तो प्लीज इतने टैबूज मत लगाइए, लड़कियों को अपनी जिंदगी जीने दीजिए, उनके लिए कंस्ट्रक्टिव मेंटरशिप करिए। जी। तो इनफर्टिलिटी के केसेस आजकल बहुत बढ़ गए हैं, आपके एक्सपीरियंस से उसका फैक्टर क्या है उसके? भरत, मेरी तो आधी प्रैक्टिस इनफर्टिलिटी से है, बट दैट्स सैड सिनेरियो बिकॉज यू नो क्या हो रहा है कि पहले अगर 100 में से 2 या 3 लोगों को देर से बच्चा होता था या नहीं होता था, तो अब वो परसेंटेज 20-22 हो गई है। सो 22 to 25% पीपल आर फाइंडिंग इट हार्ड टू कंसीव विदाउट एफर्ट्स। अब वो इस पहला फैक्टर सबसे पहले कि लेट मैरिजेस हो रही है। लड़की भी प्राइम में नहीं है, मतलब 30 के बाद है, और लड़का भी ओल्ड है, तो स्पर्म और एग की क्वालिटी ऑब्वियसली घट जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि 26 साल तक आपकी फर्टिलिटी पीक कर जाती है। तो 26 साल में कौन शादी कर रहा है? ज्यादातर लोग तो करियर में, पढ़ाई में इस तरह से हैं। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि भाई करियर छोड़िए, एजुकेशन छोड़िए, बट कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे आप अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। लाइक अगर आपको PCOD है तो आप उसका इलाज करा लीजिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी फर्टिलिटी प्रिजर्व रहती है। अगर आपकी BMI नॉर्मल है, हाइट वेट का प्रोपोर्शन नॉर्मल है, तो आपकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपकी अच्छी आदतें हैं तो आपकी फर्टिलिटी अच्छी रहेगी। स्मोकिंग छोड़िए, अल्कोहल छोड़िए, ड्रग्स की वजह से फर्टिलिटी नीचे जाती है। रात भर जागना, सुबह सोना, ये सब फर्टिलिटी के लिए खतरनाक है। तो आप कपल्स को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे रखते हैं ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट? हमारे पास तो बड़े हैप्पी गो लकी कपल्स आते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं इनकरेज करती हूँ एक दूसरे के बारे में वो लीडिंग सवाल पूछें। जितने भी होल्ड्स बार्ड हैं, जैसे झिझक या शर्म, मैं उनको खुद एनकरेज करती हूँ कि आप पूछिए कि वजाइना कहाँ होती है, आप पूछिए कि उसकी लेंथ क्या है, यूट्रस इतनी छोटी सी होती है, उसके अंदर इतना बड़ा बच्चा कैसे हो जाता है। तो गूगल से ज्ञान लेने की बजाय आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए,
अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, अपना नॉलेज बढ़ाइए, ताकि जब लाइफ में आपको जरूरत पड़े तो आप अज्ञानता का शिकार ना हो। हाँ, और एक सही डायरेक्शन में जाए, क्योंकि गूगल बाबा तो कुछ भी दिखा देगा आपको। लड़कियों का एक्चुअली लड़के ज्यादा स्टेबल होते हैं मूड वाइज, लड़कियों का फेजिक होता है। प्री मेंस्ट्रुअल फेज में उनको पीएमएस हो जाता है, तो गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, तो लड़कों को हम ये बताते हैं मेल्स को कि प्लीज ट्राई एंड बेयर विद इट, इट्स नॉर्मल, इट्स फेजिक, पास हो जाएगा। और लड़कियों को हम कहते हैं कि प्लीज अपने मूड्स को एज अ हथियार मत इस्तेमाल करो, हथियार करके अपनी सारी बातें मनवाना ये गलत है। तो ये तो मॉरल ट्रेनिंग हो गई, इसमें एक डॉक्टर क्या करेगा। ये बात भी है जी। मैम, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में आने वाले 5 साल में आप क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं? सो आई एम वेरी हैप्पी यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया में फर्टिलिटी एक्सपर्टीज ऑलमोस्ट एट पार विद द वर्ल्ड है। तो जो लेटेस्ट टेक्निक्स वर्ल्ड में यूज की जाती हैं डिफिकल्ट केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी, आईवीएफ, इक्सी एंड सरोगेसी के लिए, वही टेक्निक हमारे यहाँ भी डॉक्टर्स सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं और उसको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो एग फ्रीजिंग तो पता ही है सबको कि अगर आपकी शादी लेट हो रही है तो आप 27-28 साल में आप अपने एग्स को फ्रीज करवा सकते हैं और उसको बाद में भी आप यूज कर सकते हैं। उसी तरह से स्पर्म फ्रीज हो जाता है। कुछ लोगों में स्पर्म बिल्कुल नहीं बन रहे हैं तो उनके टेस्टिकल से हम स्पर्म निकाल के इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इक्सी नाम का एक टेक्निक है, वो कर सकते हैं। अभी तो जेनेटिक टेक्निक बहुत ज्यादा आ गई है कि अगर बच्चा अभी बना ही नहीं है, एम्ब्रियो है, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो जीन्स को हम निकाल सकते हैं। क्रिस्पर नाइफ नाम की एक चीज है। आने वाले 5 सालों में तो बहुत चेंज होने वाला है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो नॉर्मल बायोलॉजी है वही सबसे अच्छी है। आईवीएफ एक बहुत लंबा प्रोसेस है, आईयूआई, सरोगेसी, ये बहुत लंबे एक्सपेंसिव प्रोसेस हैं। तो आप अपने खुद की बॉडी को संभालिए ताकि आप इनकी जरूरत ही ना पड़े। सही बात है। मैम, ड्यूरिंग माय रिसर्च आई हैव हर्ड दैट यू आर इनटू पॉलिटिकल थिंग्स एज वेल। आप पॉलिटिकली कैसे लिंक्ड हैं? ओके, तो मैं थोड़ा एनवायरमेंटली और सोशली कॉन्शियस हूँ। मुझे ये लगता है कि सिस्टम में आए बिना आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। लाइक मैं हमेशा से सोचती थी कि एक जीपी, एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाने के लिए आपको टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, 2000 रुपए की फीस सिर्फ सरदर्द और बुखार के लिए। तो मैं हमेशा सोचती छोटे छोटे क्लिनिक्स क्यों नहीं सरकारें बना देती हैं। तो जब मुझे मौका मिला, मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम किया, फिर वो सरकार में आई दिल्ली में, फिर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। उस मोहल्ला क्लिनिक को डिजाइन करने में एक डॉक्टर की नॉलेज चाहिए थी, तो वहां मैंने अपने आप को फिट कर लिया, किस तरह से पेशेंट आएंगे, उनके क्या क्या टेस्ट होंगे, कौन कौन स्टाफ होगा वहाँ पे। इस तरह से हमने 600 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए। तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ लोगों की हेल्प करना था। कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस मेरे पद या प्रतिष्ठा को लेके नहीं थे। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि हमने 4 या 5 करोड़ लोगों को मोहल्ला क्लिनिक के जरिए 9 साल में ट्रीट किया। वो बात और है कि आजकल हमारी सरकार नहीं है, बट वो कॉन्सेप्ट है वो एस्टैब्लिश हो गया है। पंजाब में वो मोहल्ला क्लिनिक्स चल रहे हैं। So a good thing is good thing. Yes, it's always helpful कि होना चाहिए जो ग्राउंड पे एक्चुअल लोग हैं। जो आपने जैसे स्टार्ट किया कि 2000 रुपए देकर अगर आप सरदर्द का इलाज करा रहे हैं, तो व्हाई नॉट आपके पास, अब सबके पास 2000 नहीं होते। हाँ, तो बिल्कुल, और जरूरत भी नहीं है। हाँ, जरूरत भी नहीं है। तो अगर आपको रेडिली अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो इट वाज अ गुड इनिशिएटिव आई गेस। जी मैम, थोड़ा सा बताइए कि यू आर अ राइटर एज वेल एंड सुना है आपने रेडियो पर भी काम किया है, वो कैसे? थोड़ा सा कम्युनिकेशन में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, दिमाग कहीं टिकता नहीं है। सो एक बार मैं अपने कॉलेज में कॉन्वोकेशन किसी बैच का था, उसको कंडक्ट एज एन एमसी कर रही थी, बिकॉज कॉलेज में मैं यूनियन में थी तो सबको पता था मैं अच्छा बोल लेती हूँ। तो फिर मैं वो कर रही थी, उसमें हमारे चीफ गेस्ट जो थे वो ऑल इंडिया रेडियो के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे वो थे। उन्होंने बाद में, मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने कहा तुम अच्छा बोलती हो, व्हाई डोंट यू ट्राई रेडियो। तो मैंने, उस टाइम मैं 4th ईयर में थी। 4th ईयर में इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है, फाइनल में ज्यादा होती है। मैं अगले दिन कूद के वहां पहुंच गई, रेडियो पास में ही था, प्रसार भारती का, हम लेडी हार्डिंग में थे। तो उन्होंने मेरा वॉइस टेस्ट लिया। अगले 1 महीने में उन्होंने कहा तुम
पास हो गई हो, तुम्हारी वॉइस क्वालिटी A+ है, तुम अब प्रोग्राम दो। तो ट्रेनिंग हुई, फिर मैंने FM पे प्रोग्राम दिए, न्यूज पढ़ी, दूरदर्शन में न्यूज पढ़ी, एक प्रोग्राम आता था टोटल हेल्थ, वो किया, एक प्रोग्राम आता था उठिए अच्छे स्वास्थ्य के साथ, वो किया। तब से मुझे बोलने का शौक हो गया है। और आप हमेशा राइट डायरेक्शन में रहे हैं, क्या ये किस वजह से? क्या ये पेरेंट्स का तो ऑब्वियसली रोल था ही, उन्होंने जो चैलेंज दिया, एक अच्छा चैलेंज दिया, जिस वजह से सबको एक अच्छी गायनेक मिली। बट अबाउट दिस राइटिंग थिंग, ये कैसे निकला? राइटिंग मुझे सच में नहीं पता, लेकिन जब मैं किसी मरीज से बात करती हूँ तो मैं उसकी बहुत सारी चीजें अब्सॉर्ब करती हूँ, अदर देन जो वो बता रही है बीमारी के बारे में, कि मेरा पति ध्यान नहीं देता, मेरे बच्चे को छोड़ के आई हूँ, मैम लॉक लगा के आई हूँ, मेरा दिमाग वहीं घूमता रहता है, बच्चा कोई ले जाए आपका। तो हर एक पेशेंट के साथ एक कहानी जुड़ी होती है, वो कहानी मैं अब्सॉर्ब करती हूँ। और लिखने का फ्लेयर रहा है शुरू से, आर्टिकल्स, और वो मेरे फादर वाज अ पोएट, उर्दू पोएट, इज नो मोर, बट वो एस्टैब्लिश्ड पोएट थे, तो थोड़ा सा वो इनकरेज करते थे कि क्रिएटिव राइटिंग करो। फिर जब बहुत ज्यादा अंदर भर गई स्टोरीज, तो मैंने ब्लॉग बनाया, बिकॉज बुक लिखने के लिए बहुत टाइम चाहिए, उतना टाइम शुरू में था नहीं। पर ब्लॉग में एक दिन मुझे एक मैसेज आया ब्लॉग स्पॉट पे कि डॉक्टर आपकी कहानी मुझे इतनी दिल को छू गई कि मैं रात में सो नहीं सकी। अब उस मैसेज को पढ़ के मैं अगली रात नहीं सो पाई कि am I not telling it to the larger audiences? फिर मुझे लगा कि बुक लिख लेनी चाहिए। तो 2-3 साल लग गए मुझे। पहली किताब फ्रॉम द चेम्बर्स ऑफ अ साउथ दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये सब रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं जिसमें मैंने पेशेंट की आइडेंटिटी को कंसील नहीं किया है। 12 कहानियां इसमें हैं। इसके ऑलरेडी आई थिंक 900 कॉपियां बिक चुकी है, बेस्ट सेलर। उसके बाद ये रप्चर्ड बाउंड्री, इसमें भी सेम फॉर्मेट है, बट ये कंटेम्परेरी टाइम का, इसमें सरोगेसी के ऊपर कहानी है, IVF के ऊपर कहानी है, जो चेंज हो रहा है सिनेरियो में, अबॉर्शंस के ऊपर, LGBTQ के ऊपर इसमें कहानियां हैं। तो यही सब करते रहती हूँ, लोगों को अच्छा लगता है तो थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। तो अब नेक्स्ट स्टोरी, हाँ ऑफ कोर्स सीजन 2 आ गया है। मेरा YouTube पे चैनल है द डॉक्टर हु टेल स्टोरीज। उसमें पहला सीजन में 10 स्टोरीज इन्हीं किताबों से मैंने अपने मुंह ज़बानी इनको छोटा करके सुनाया है। तो सेकंड सीजन में 2 कहानियां सुना चुकी हूँ। तीसरी कहानी के लिए मैं आज ही तैयारी कर रही थी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है जो एक फॉरेनर के बारे में है, कि वो कैसे उसको हिंदुस्तानी औरत से प्यार हो जाता है और वो कैसे उसकी मदद करता है और उसकी मुश्किलों में उसका साथ देता है। सो वॉच आउट फॉर दैट स्टोरी। ग्रेट। मैम, अगर आप कोई एक सिंपल टिप देना चाहें वर्किंग वुमेन को या यंग वुमेन्स को, लाइफ में हेल्थ और हैप्पीनेस बैलेंस कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो वर्किंग वुमेन को मेरा सलाम, प्लीज काम करते रहिए, बीच में मत छोड़िएगा, चाहे बच्चा हो चाहे कुछ भी हो, प्लीज कंटिन्यू एंड फोकस ऑन योर करियर। आप मल्टीटास्कर हैं क्योंकि आप औरत हैं, हर चीज के लिए टाइम है। थोड़ा जल्दी उठिए, थोड़े अपनी जिंदगी को व्यवस्थित कीजिए, थोड़ा क्रिएटिविटी में टाइम निकालिए, थोड़ा वक्त अपने साथ भी गुजारिए। ये मेरा मैसेज है वर्किंग वुमेन के लिए। ग्रेट। अब हमारा एक सेगमेंट है आस्क द एक्सपर्ट। उसमें प्रीति का ये सवाल है, फास्ट पेस लाइफ में रियल वेलनेस ढूंढने का सबसे सिंपल मंत्र क्या है? ये बहुत ही डिफ्यूज सवाल है प्रीति। ऑफ कोर्स डाइट, लाइफस्टाइल, प्रॉपर नींद। देखो बेसिक हेल्थ के ना 5-6 वही फंडे हैं जो 1920 में भी थे, 2025 में भी वही है। समय से उठिए, समय से सोइए, समय से आपके बावल मूवमेंट्स होनी चाहिए, खाने में आपकी फाइबर, प्रोटीन होना चाहिए, सनलाइट आपको भगवान ने दिया उसका एक्सपोजर करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, हर चीज को बैलेंस में रखिए, कोई चीज एक्सेस में ना करिए। ग्रेट। रैपिड फायर राउंड। एक हेल्दी हैबिट जो सबको फॉलो करना चाहिए पर इग्नोर किया जाता है। विटामिन M की डेफिशिएंसी। M मतलब मोबिलिटी, मूवमेंट। आप प्लीज हर टाइम एक्टिव रहिए, किसी और पे डिपेंड ना रहिए, लेजी मत बनिए, क्योंकि आपका मूवमेंट ही आपकी एक्सरसाइज है। यू नो, काउंट योर स्टेप्स, एटलीस्ट 30 मिनट तक तो आपको पूरे दिन में चलना ही है। डोंट थिंक कि मैं जिम जाऊंगा तो पतला हो जाऊंगा या फिट हो जाऊंगा। आपकी डेली जो काम है उससे भी आप फिट रह सकते हैं। सही बात है।
कॉफी या ग्रीन टी, योर फेवरेट? वेल कॉफी आजकल एक नया क्रेज है, मैंने देखा है लोगों को. कॉफी इज ऑल्सो हेल्थ बेनिफिशियल, बट मेरे लिए तो ग्रीन टी भी नहीं, काली चाय. ओके, ग्रेट. अगर आपको अपनी लाइफ को एक कहानी का टाइटल देना हो तो वो क्या होगा? Do it yourself. I do all my things myself and I have immense fun doing it. ग्रेट. एक लाइन एडवाइस उन लोगों के लिए जो हमेशा बोलते हैं मैं कल से हेल्दी खाना शुरू करूंगा. See, इसको आप प्रोक्रेस्टिनेशन कह सकते हैं. कल कभी नहीं आता, जो भी करना है अभी से शुरू करिए. अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं डॉक्टर नहीं होती तो मैं बहुत जल्दी शुरुआत में माय 20s में पॉलिटिक्स ज्वाइन करती और तब मैं कोई ऐसी पोस्ट लेती जिससे मैं बहुत सारे लार्ज स्केल पे लोगों का भला कर सकती. आई जॉइन पॉलिटिक्स वेरी लेट एंड नाउ इट इज ओनली द थ्रू मेडिसिन आई कैन हेल्प. ग्रेट. Your thoughts on this show, Beyond Reality with Bharat Sadana? It's a beautiful show. It's a very candid show. मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा विजडम और नॉलेज जो आपके पॉडकास्ट से मिलती है वो लोगों को बहुत सारे गूगल सर्च नहीं मिलेगी. It's a very relaxed, nice, enjoyable show. Thank you, ma'am. At the end, प्लीज बताइए कि अगर हमारे व्यूअर्स आपको फॉलो करना चाहे तो कहाँ कर सकते हैं, योर सोशल मीडिया हैंडल्स, एंड अगर आप कोई लाइफ मंत्र या देना चाहे हमारे व्यूअर्स को. ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ढूंढना मुश्किल होगा, बट जो मैं मैसेज कहना चाह रही थी लड़कियों से खास तौर पे, देखिए आपकी बायोलॉजी एक स्पेशल गिफ्ट है, तो प्लीज अपने आप को कमजोर, बेचारा या किसी से निम्रतर मत समझिए. अ वुमन हैज द पावर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स. तो पूरा अपनी जिंदगी को इस्तेमाल कीजिए, स्किल सीखिए, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, लोगों का भला करिए, बी गुड टू अदर्स. यू कैन डू सो मच विद योर लाइफ. ग्रेट इंटरव्यू आई वुड से. और जैसे कि मैम ने कहा कि देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो बाउंड्रीज. अगर आप जहां विल है वहां पर आप यू कैन मेक योर वे एज वेल. बाकी फॉलो कीजिए मैम को. आई वुड हाईली रिकमेंड, पढ़िए मैम की जो रियल लाइफ स्टोरीज हैं और सुनिए. इनका सीजन 2 इज अबाउट टू रिलीज. तो इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट शो में एक नेक्स्ट गेस्ट के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय.